This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, तो रेफरल सिस्टम क्या है? रेफरल सिस्टम इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें जो हेल्थ ऑफिसर होता है या मेडिकल ऑफिसर एक लेवल का, वो अपने यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनमें इनसफिशिएंट या तो मेडिसिन हो या डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो, अगर पर्याप्त नहीं है तो क्या करता है वो हायर सेंटर को रेफर करता है पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोस्टिक सर्विस मिल सके, ठीक है ना। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेफरल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये रेफरल स्टार्ट होता है हमारे हेल्थ सिस्टम में पीएचसी से, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पर मेडिकल ऑफिसर होता है, उससे नीचे तो होता नहीं है। तो पीएचसी से फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट रेफर होता है सीएचसी को, इसीलिए हम सीएचसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट रेफरल यूनिट या एफआरयू, ओके। अच्छा, इसमें अलग अलग जो लेवल पर जाएगा तो उसके अलग अलग रेफरल सिस्टम कहलाएंगे या यूनिट्स कहलाएगी। तो जब फर्स्ट रेफरल सिस्टम या फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो सेकंड रेफरल यूनिट क्या होगा? सीएचसी तो फर्स्ट रेफरल यूनिट है, तो सेकंड रेफरल यूनिट क्या होगा? सीएचसी से कहाँ रेफर किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वेरी गुड, है ना। तो सेकंड रेफरल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। अच्छा, वैसे चाहे सीएचसी वाले कहीं करें, वो कई बार सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी कर देते हैं, बट आइडियली जो प्रोसेस बना हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकंड रेफरल यूनिट माना जाता है। सीएचसी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए आइडियली, ओके। अच्छा, उसके बाद थर्ड रेफरल यूनिट भी होती है, ठीक है ना। वो कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यदि फैसिलिटी वो अवेलेबल नहीं हो जिसका उसको ट्रीटमेंट मिलना है, सुपर स्पेशलिटी सर्विस चाहिए, तो फिर उसको आगे रेफ़र किया जाएगा, तो वो होगी थर्ड रेफरल यूनिट। तो वो कहाँ होगी? कौन सा सेंटर होगा? रीजनल हॉस्पिटल, उसको कहते हैं रीजनल हॉस्पिटल और ओब्लिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यानी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ मेडिकल कॉलेज हो और सुपर स्पेशलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो, लाइक न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना। तो वहाँ उसको हम थर्ड रेफरल यूनिट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हर जगह रेफ़र करने का प्रोसेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एफआरयू को ही देखेंगे और उसी के बारे में एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके आगे का भी सेम तरीका ही होगा, सब लेवल पे सेम ही होगा। तो ये हो गया एक जस्ट डेफिनेशन कि रेफरल सिस्टम क्या है। अब आता है कि रेफरल सिस्टम क्यों है, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो रेफरल सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेज इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम। किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में डिजीज़ को, बीमारियों को अगर मैनेज करना है तो उसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है रेफरल सिस्टम। कैसे? कि एन इफेक्टिव रेफरल सिस्टम एंश्योर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड हेल्प टू एंश्योर पीपल रिसीव बेस्ट पॉसिबल केयर क्लोजेस्ट टू द होम, ठीक है। तो जो रेफरल सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी रेफरल सिस्टम हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पीएचसी टू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनके बीच में एक हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है। हर यूनिट को ये पता होता है कि उसके पास रेफर होके पेशेंट कहाँ से आएगा, ठीक है ना, और क्या प्रोसेस होगा, कौन से फॉर्मेट्स होंगे, वो सारा उनको पता होता है। तो क्लोज रिलेशनशिप होता है और उसमें ये कोशिश की जाती है कि बेस्ट पॉसिबल केयर उसको घर के नज़दीक से नज़दीक मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो हल्की बुखार या जुकाम है तो उसकी केयर उसको पीएचसी पे ही मिल जाए, उसको सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि आने जाने में पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, जबकि ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल पीएचसी पे है। इसी प्रकार यदि कोई हायर लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें उसको एक्सरे करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कंफर्म करना है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो वो पीएचसी पे पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सीएचसी पे उसका हो जाए, क्योंकि उससे नज़दीक, थोड़ा सा दूर है बट डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक है, तो सीएचसी लेवल पे उसका वो काम भी हो जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट पे ना जाना पड़े, है ना। तो ये सिस्टम ये बताता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल केयर जो ज़रूरत है वो पेशेंट को मिल जानी चाहिए जो घर के नियरेस्ट हो,
ठीक है ना, तो वो रेफरल सिस्टम कहलाता है। अनावश्यक रूप से मरीज को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसलिए ये रेफरल सिस्टम बनाया गया है ना। रेफरल सिस्टम ऑल्सो असिस्ट इन मेकिंग द कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है ना। तो रेफरल सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाता है, यानी फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करवाता, क्योंकि जिसको प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो पीएचसी पे ले लेगा, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं है, ज़्यादा कोई डायग्नोसिस सर्विस नहीं है, आना जाना भी नज़दीक है। और यदि ज़रूरत पड़े सीएचसी की तो सीएचसी से ले ले, उसको डिस्ट्रिक्ट पे ना जाना पड़े, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कम से कम खर्चे में उसको बेस्ट पॉसिबल केयर रेफरल सिस्टम से मिल पाती है, ठीक है। तो सर जैसे पीएचसी से उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इसमें ये जो अगर पेशेंट को केस तो उसमें वर्बल बोलेंगे कि आप नहीं, वो अभी आगे बढ़ेंगे, वर्बल नहीं बोलेंगे, बाकायदा उसको एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भर के भेजेंगे, है ना। फर्स्ट रेफरल अभी देखेंगे आप, फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएचसी होगा, भेजा जाएगा पीएचसी से, उस वहाँ भी एक फॉर्म स्लिप भरी जाएगी जिसको हम बोलते हैं रेफरल स्लिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेफरल सिस्टम, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो अभी हमने जस्ट जब इसका इंट्रोडक्शन लिया उसमें भी कुछ पॉइंट तो हम क्लियर कर ही चुके हैं कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू टेक एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन हम ले सकें। जैसे हो सकता है कि ट्रीटमेंट तो उसका पीएचसी पर ही हो जाए, पर डॉक्टर को थोड़ा सा डाउट है कि इसका ये डायग्नोसिस सही है क्या, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आगे भेज सकता है, फिर वो ओपिनियन लेके मरीज वापस आ जाएगा और ट्रीटमेंट उसका पीएचसी से ही चलता रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया टू टेक एक्सपर्ट ओपिनियन। दूसरा, टू गेट एडिशनल हेल्थ सर्विसेज फॉर द पेशेंट, कि जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और मरीज को ज़रूरत है वो सर्विस हम रेफरल सिस्टम से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सीक बेटर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, ठीक है ना। यदि ठीक नहीं हो रहा है और अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए हम रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज फॉर द पेशेंट। अब जो पेशेंट बिल्कुल रूरल एरियाज का है, उसको नहीं पता कि उसके ट्रीटमेंट कहाँ से होना है, तो अगर रेफरल सिस्टम होगा तो अपने आप उसको रेफर करते हुए सुपर स्पेशलिटी तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना, गाइड करते हुए। तो वो भी रेफरल सिस्टम का फ़ायदा है कि एक आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी सुपर स्पेशलिटी केयर इस रेफरल सिस्टम से ले सकता है एज पर नीड। और क्या है, टू सीक हाई एंड डायग्नोस्टिक सर्विस एंड थेरेप्यूटिक टूल्स। भी किसी मरीज को हाई एंड डायग्नोस्टिक सर्विस की जरूरत है, सीटी स्कैन उसका होना है, एमआरआई होना है, ठीक है ना, बट उसको पता नहीं है कैसे जाना है, कहाँ जाना है, तो वो भी रेफरल सिस्टम से इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लियर लिख के दिया जाएगा कि कहाँ जाएंगे और वो पर्ची दिखाते ही उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेफरल सिस्टम का फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ रेफरल सिस्टम। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेफरल सिस्टम। प्रिंसिपल का मतलब वो पॉइंट्स जिनका यूज़ करके हम रेफरल सिस्टम को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है कि बिफोर रेफरल द रेफरिंग फिजिशियन शुड एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल फैसिलिटीज एंड फॉर डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। कि जो रेफरिंग फिजिशियन है, रेफरिंग फिजिशियन कौन सा होगा, जो रेफर कर रहा है, मतलब सब लोअर लेवल का पीएचसी वाला, तो उसको ये ध्यान रखना है कि रेफर करने से पहले अपनी जो फैसिलिटी है वो एग्जॉस्ट कर ले। मतलब उसके पास जो फैसिलिटी है, उसके पास जो मेडिसिन है, उसके पास जो डायग्नोस्टिक टूल है, पहले वो यूज़ करे फिर रेफ़र करे। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया आज काम करने का मन नहीं है, चल रेफर टू चाहिए, ऐसे नहीं करना है ना। पहले अपना कोशिश करनी है ट्रीटमेंट करने की, इलाज करने की, डायग्नोसिस करने की। अगर नहीं होता है तो हायर रेफर को भेजना है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है पेशेंट शुड बी गिवन ऑप्टिमल केयर एट द राइट लेवल, राइट टाइम एंड राइट कॉस्ट, ठीक है ना। सही केयर मिलनी चाहिए, सही लेवल पे, सही टाइम पे और सही कॉस्ट पे। ना तो खर्चा बढ़ाना है, ना एक्स्ट्रा टाइम लगना है, और बेस्ट पॉसिबल केयर उसको देनी। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिमल एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। मतलब जैसे अगर पीएचसी से ही काम चल रहा है तो फालतू सीएचसी पे भीड़ नहीं लगानी, सीएचसी पे काम चल रहा है तो फालतू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भीड़ नहीं लगानी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ऑप्टिमल यूज़ होना है। तो इससे बेटर ये होगा कि जो हमारे लोअर लेवल के सिस्टम हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ है,
लाखों रुपए की सैलरी वहाँ का स्टाफ ले रहा है, वो तो खाली बैठा है और लाइनें लग रही हैं CHC पे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर जगह का ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। और क्या है, ऑप्टिमल एंड अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिटी सर्विस फॉर नीडी पर्सन। अब जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं उनको जो नीडी है उसी को ही वहाँ जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर नेफ्रोलॉजिस्ट है वहाँ हायर लेवल पे और उसके सामने जनरल लोगों की भी भीड़ लगी हुई है और जो नेफ्रोलॉजी का एक्चुअल पेशेंट है वो लास्ट में खड़ा है, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए बिल्कुल सेग्रीगेट होकर पेशेंट जाना चाहिए कि वहाँ तक वही पहुँचे जिनको वास्तव में उससे केयर की जरूरत है, अदरवाइज लोअर लेवल पे भी उसको ठीक हो जाना चाहिए, ठीक कर दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर का ढांचा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, सब सेंटर, PHC, उनका भी प्रॉपर यूज़ होना चाहिए और जो बीमारियां वहाँ ठीक हो सकती हो वो वहीं पर ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रेफरल। अब आती है एक्चुअल प्रक्रिया कि हमें करना क्या होता है इसमें। तो इसमें एक तो होता है रेफरिंग फिजिशियन। रेफरिंग फिजिशियन मतलब जो रेफर करेगा। अब रेफरिंग फिजिशियन भी हर लेवल का अलग होगा। फर्स्ट रेफरल में रेफरिंग फिजिशियन कौन होगा, PHC वाला, ठीक है। और रिसीविंग फैसिलिटी कौन सी होगी, CHC वाली, है ना। PHC से रेफरिंग और रिसीविंग कौन होगा, CHC वाला। ऐसे ही सेकेंड लेवल पे रेफरिंग CHC वाला हो जाएगा और रिसीविंग डिस्ट्रिक्ट वाला हो जाएगा, है ना। ऐसे सिस्टम ये चलेगा। अच्छा, रेफरिंग फिजिशियन शुड प्रिपेयर ए रेफरल स्लिप और क्लाइंट रेफरल फॉर्म। अब जब भी रेफर करेंगे तो ऐसे वर्बली नहीं चलेगा कि वहाँ चले जाओ, एक फॉर्म भरा जाएगा जिसको हम कहते हैं क्लाइंट रेफरल फॉर्म, तो वो भर के भेजेगा, है ना। द हेल्थ फैसिलिटी दैट स्टार्ट्स द रेफरल प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशिएटिंग फैसिलिटी। मतलब वो फैसिलिटी या वो सेंटर जो रेफर बना रहा है उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, इनिशिएटिंग फैसिलिटी, क्योंकि वो रेफर शुरू कर रहा है, ओके। और जो रिसीव करेगा वो होगी रिसीविंग फैसिलिटी, ओके। अच्छा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब रेफरल बनेगा उसको हम कहेंगे आउटवार्ड रेफरल, ओके। आउटवार्ड रेफरल मतलब बाहर जाने वाला रेफरल बन रहा है, तो वो बनाना है और उसके अंदर क्या क्या कम्युनिकेट करना है, क्या क्या लिखना है। द क्लाइंट्स कंडीशन, कि प्रेजेंट में क्लाइंट कंडीशन कैसी है, स्टेटस एंड ट्रीटमेंट गिवन, कि किस कंडीशन में वो हमारे पास आया था, क्या उस समय साइन सिम्टम थे, हमने क्या उसको ट्रीटमेंट दिया और अभी कंडीशन कैसी है, वो सारा उस क्लाइंट रेफरल फॉर्म में लिखना है। और उसमें ये भी लिखना है कि क्यों भेज रहे हैं, ठीक है ना। कई कारण हो सकते हैं, उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं कि या तो हम डायग्नोसिस के लिए भेज रहे हैं, टेस्ट के लिए भेज रहे हैं, जस्ट ओपिनियन के लिए भेज रहे हैं, या प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं, या मेडिसिन के लिए भेज रहे हैं। तो वो सारा उसमें अलग लाइन में लिखना है। वो लिखने के बाद फिर एक रजिस्टर होगा जिसमें होगा आउटवार्ड रेफरल रजिस्टर, उसमें एंटर किया जाएगा वो कार्ड और फिर वो पेशेंट को देके भेज सकते हैं। अगर मान लो PHC पे एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस के साथ जाएगा, अदरवाइज रेफरल कार्ड लेके भी वो पेशेंट चला जाएगा। बट यदि कंडीशन बहुत ही सीरियस है तो कंपलसरी है कि कोई ना कोई एम्बुलेंस मंगवा के उसको भिजवाया जाए और कोई स्टाफ साथ जाए, ठीक है ना, ये इंश्योर करना है। अच्छा, अब क्या होगा, अब वो पेशेंट चला गया CHC पे, हायर फैसिलिटी पे, उसको क्या कहेंगे, द रिसीविंग फैसिलिटी, है ना। तो द रिसीविंग फैसिलिटी विल अटेंड द पेशेंट, वो उस कार्ड के साथ पेशेंट आएगा, उसको अटेंड करेंगे और उसकी सबसे पहले आते ही एंट्री हो जाएगी इनवाल्व रेफरल रजिस्टर में, ये उस फैसिलिटी से इतनी तारीख को आया था PHC से और ये कंडीशन में आया था। अब उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस जो भी लिखा हुआ है वो शुरू हो जाएगा। सिर्फ जांच ही करवानी है तो जांच करवा के उसकी रिपोर्ट लिख के, और स्लिप का पार्ट B होगा उसमें वो एंटर कर देंगे कि हमने क्या किया, और वापस बैक भेजेंगे उसको फॉलोअप के लिए PHC पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं डायरेक्ट नॉर्मली घर पे नहीं भेजते हैं, पार्ट B उस स्लिप का भर के उसको कहते हैं कि जाओ वापस उसी डॉक्टर को दिखाओ जाके, ठीक है ना। तो वापस आएगा, फिर उस रजिस्टर में एंटर कर लेंगे कि ये वापस आ गया है, ये ट्रीटमेंट उसको दिया गया है। फॉलोअप जो ट्रीटमेंट होगा वो PHC से ही चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें हर लेवल पे एंट्री जरूर होती है उस स्लिप की भरने के बाद, ठीक है ना। तो अब हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे, डायग्नोसिस हुआ या थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट हुआ, वो सब हम रेफरल स्लिप में फिर से एंटर करेंगे। एंड द क्लाइंट मस्ट बी सेंट बैक टू द इनिशिएटिंग फैसिलिटी। कभी भी डायरेक्ट घर पे नहीं भेजना है,
उसको ये बताना है कि चलो हो सकता है रात हो गई तो घर चले जाओ, बट सुबह जाते ही ये स्लिप वहाँ पीएचसी में दिखानी है डॉक्टर को, क्योंकि फाइनल जो ट्रीटमेंट आगे चलेगा वो वही चलाएंगे, है ना। उसका फिर डिटेल रेफरल रजिस्टर में एंटर हो जाएगी। तो यानी जो आपने आउटवर्ड किया है उसका इनवर्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जो रेफरल स्लिप है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या फॉर्मेट कैसा होता है। कई बार हम अगर शॉर्ट नोट आता है तो हम इसके बारे में बताएंगे कि रेफरल स्लिप या क्लाइंट रेफरल फॉर्म एक फॉर्म होता है जिसको मेडिकल ऑफिसर ही भरता है, ठीक है ना। तो पीएचसी का हो चाहे सीएचसी का हो वो ही भरेगा। इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए जो होगा, अच्छा ये जो स्लिप है या फॉर्मेट है वो सभी जगह सेम होती है, चाहे पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, सेम तरीके से भरी जाएगी, है ना। पार्ट ए में इनिशिएटिंग फैसिलिटी भरेगा और पार्ट बी में कौन भरेगा, रिसीविंग वाला भरेगा, ठीक है ना। उसको भर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे चली जाएगी। अब इसके दो सेक्शन हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या क्या भरा जाएगा, पार्ट ए रेफरल स्लिप इज कंप्लीटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग द रेफरल मींस इनिशिएटिंग फैसिलिटी, वो पार्ट ए भरेगी। और पार्ट बी सर्विस प्रोवाइड होने के बाद कंप्लीटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग द रेफरल मींस रिसीविंग फैसिलिटी, जिसने रिसीव किया है वो पार्ट बी उसका भरेगा, ठीक है, और वापस भेज देंगे। अच्छा, ये एक जस्ट एक सैंपल है, आपको दिखा देते हैं कि ये जैसे लिखे हुआ है रेफरल स्लिप पार्ट ए, रेफरल स्लिप पार्ट बी। इसमें इनिशिएटिंग फैसिलिटी का नाम, ये उस पीएचसी कौन सी पीएचसी है, और फिर रिसीविंग फैसिलिटी का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा कि कहाँ पर पेशेंट को जाना है, उसका पूरा एड्रेस, नेम ऑफ द पेशेंट, एज, उसका एड्रेस पेशेंट का, और ब्रीफ क्लिनिकल नोट। यहाँ पर क्लिनिकल नोट बनेगा जिसमें वो सारा बनेगा कि कब आया था, क्या साइन सिम्टम थे, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, और फिर प्रोविजनल डायग्नोसिस हमने क्या बनाया है, उस डॉक्टर ने क्या क्वेरी लगा के प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये हो सकता है, वो लिखेंगे। और फिर सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर कहाँ से डलेगा, जो आपका रजिस्टर बना हुआ है उस रजिस्टर से सीरियल नंबर उसका लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा कि रेफरल किस लिए किया गया है, ए बी सी। ए में एडमिशन एंड ट्रीटमेंट, यदि मान लो उस पेशेंट को इन पेशेंट की भर्ती की ज़रूरत है तो हम लिख देंगे कि इसको भर्ती करना है सीएचसी पे। बी लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लो सिर्फ जांच के लिए भेज रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन पे आगे लिख देंगे एक्सरे या सीटी स्कैन जो भी करना है। और तीसरे नंबर पे कंसल्टेशन, अगर सिर्फ उसको ओपिनियन ही लेनी है तो कंसल्टेशन पे टिक करेंगे और ये सारा लिख के साइन करेगा मेडिकल ऑफिसर, डेट के साथ उसको भेज देगा। पार्ट बी, जब वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा सीएचसी वाला, वो भरेगा और फिर बाद में वापस आते इसमें उसके साइन हो जाएंगे और ये स्लिप वापस आ जाएगी जो इनिशिएटिंग फैसिलिटी थी उनके पास। ओके, अच्छा ये तो रेफरल स्लिप है। बाकी जो मेन पेशेंट का कार्ड होता है ट्रीटमेंट वो अलग बनता है, वो पेशेंट के पास ही रहता है, वो तो पेशेंट के पास रहेगा, बट ये हमेशा स्टाफ के पास रहेगी। ओके, अच्छा अब इस पूरे को हम इस फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। वो जाएगा तो देगा, बट वो वहाँ जाके वहाँ के स्टाफ को दे देगा, और जब वापस आएगा तो भी इधर वाले स्टाफ को दे देगा। पेशेंट अपने पास सिर्फ अपना ट्रीटमेंट चार्ट रखेगा। वो गलत है, हाँ, अगर क्योंकि वही कहते हैं कि आइडियली वो चीज़ें होती नहीं है, होनी चाहिए। आपके हो सकता है यहाँ ना हो, अलग स्टेट्स में हो सकती है, हो सकता है इनके पास हो, इनके पास नहीं हो, हरियाणा में हो, क्योंकि यहाँ हम जो स्टडी करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया का स्टडी करते हैं ना। बिल्कुल, हाँ, जो आइडियली होना चाहिए वो ऐसा ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है वो यही है ना। तो वो एक्चुअली प्रॉपर रेफरल नहीं है, वो तो एक कार्ड पे लिख के वैसे ही भेज दिया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर वैसे प्रोसेस हो तो ये चार्ट ये होना चाहिए। हाँ, रेफर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ हाँ, आइरिस वाले को, क्योंकि वो तो प्रॉपर वहाँ से चला ही गया है ना। बट वही है कि उसमें भी आपकी ये स्लिप बनेगी, बट यहाँ अभी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है ना, है भी नहीं। वो इसलिए नहीं है कि जो हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, बाकी
मैंने देखा हुआ है इनको, जो अलग अलग स्टेट्स में इवन कलर कोडिंग होती है। फर्स्ट रेफरल की कलर अलग होती है स्लिप की, सेकंड रेफरल की अलग होती है, थर्ड की अलग होती है। बना हुआ सिस्टम है, बट जब तक फॉलो नहीं होता तब तक कुछ नहीं है ना। अच्छा, इसको हम इस सिस्टम से एक फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। वैसे इसको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बनाया हुआ है कि जैसे ये पीएचसी है पूरा, एक ये पेशेंट यहाँ पर आया था, इसको रेफ़र किया गया सीएचसी में, और सीएचसी से ट्रीटमेंट लेके ये वापस आएगा पीएचसी पर, और यहाँ पर इसका फॉलोअप चलेगा। ठीक है ना, तो जस्ट एक ये समझने के लिए है। बाकी आइडियली ऐसा होना चाहिए, और इसी को हम रेफरल सिस्टम कहते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमें रेफरल सिस्टम का क्या उसके डेफिनेशन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, और क्या प्रोसेस है, वो सारा लिखना है। रेफरल स्लिप का तभी लिखना है जब स्पेशल रेफरल स्लिप का पूछें, अदरवाइज प्रोसेस तक हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। My student support system. Keep watching, keep learning.